हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले हम चारों चैप्टर हमने एंशिएंट का समाप्त कर लिया, उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे। तो एमसीक्यू हम इसमें 20 एमसीक्यू करवा रहे हैं और नेक्स्ट में 20 एमसीक्यू, यानी कि मोर और लेस जो है हमने ऑन एन एवरेज, जो ऐसा नहीं है कि हमने पार्टिकुलर इस चैप्टर से लिया है और उस चैप्टर से, इन एग्रीगेट यानी कि 4 चैप्टर था तो हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज 20 एमसीक्यू करवा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 20 करवा लेंगे। जब वो करवा लेंगे फिर हम मिडाइवल स्टार्ट करेंगे, यानी मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही चलते रहेगा। देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो वो ठीक है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन को बनाने में और ये करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऑन एन एवरेज जो है 10 क्वेश्चन एवरी चैप्टर का ये करवा रहा हूँ, और 4 चैप्टर्स टोटल एंशिएंट में है, तो 40 क्वेश्चन। तो आज हम 20 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोर साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चोलिस्तान देन इन द सिंध रीजन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपका चोलिस्तान में है वो 239 साइट्स डिस्कवर किया गया है और सिंध में जो है 106। तो ऑब्वियसली बात है कि चोलिस्तान में ज्यादा किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट लाइज इन द राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। नो, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चोलिस्तान है वो आपका पंजाब प्रोविंस, जो आपका पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में है। और ये जो है, जो ग्रेटर इंडियन थार डेजर्ट जो है, तो इंडिया का जो थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट का बहुत सारा पार्ट इंडिया में है और बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में है। तो जो चोलिस्तान है, वो चोलिस्तान जो आपका है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का ये पार्ट है, और पूरा का पूरा वो उसी में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर आपका 1-1 हो गया। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड दिस स्क्रिप्ट, यानी कि एक स्क्रिप्ट, ये 4 स्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो इसको पहचानना है इन चारों पॉइंट से। कह रहा है कि फर्स्ट, जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड दिस स्क्रिप्ट। तो देखो, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया 1837 में इस स्क्रिप्ट को, एक्चुअल में 1837 के आसपास किया। It was the script used to write in Prakrit language on earliest inscription. Most of the scripts used to write modern Indian language are derived from this script. It is the script used in most Ashokan inscription. ये चारों डिस्क्रिप्शन यदि देखोगे तो ये ब्राह्मी लिपि को प्रेजेंट करता है। अब देखा जाए तो यदि स्पेसिफिक देखो, प्राकृत जो है, प्राकृत ये स्क्रिप्ट, प्राकृत एक लैंग्वेज था, लेकिन स्क्रिप्ट जो लिखा जाता था या तो ब्राह्मी या खरोष्ठी, ये दोनों में से। तो प्राकृत इस वजह से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो जो लिपि एक्चुअली है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट जो है यानी कि लिपि जो है वो आपका ब्राह्मी लिपि को डिनोट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एंशिएंट इन एंशिएंट इंडिया कुटाग्रशाला रेफर्ड टू। तो कुटाग्रशाला देखो, यहाँ स्पेसिफिक पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो जो दिया हुआ, अ प्लेस वेयर द डिबेट बिटवीन फिलोसफर्स टुक प्लेस। हाँ, ये सही है। और क्या होता था ना कि सिर्फ डिबेट ही नहीं, जो दूसरे स्टेट के ब्राह्मण थे, जो दूसरे राज्य के ब्राह्मण थे, तो वो आते थे तो वहीं विश्राम भी करते थे। तो विश्राम करते थे और वहीं डिबेट भी होता था। तो क्या होता था ना कि जैसे कोई ब्राह्मण, कोई मीन्स ज्ञानी पुरुष ये कह सकते हो, वो ज्ञान प्राप्त करके आए, तो वो आसपास के जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे डिबेट करेंगे। तो जो डिबेट में जीत जाएगा, तो जो हारने वाला है जीतने वाला का शिष्य हो जाएगा, और जो फॉलोअर, जो हारने वाले का फॉलोअर भी हैं, वो जीतने वाले का फॉलोअर हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं वहां ज्ञान का इंपॉर्टेंस था कि जो अधिक ज्ञानी होंगे, जो अधिक जानकारी होगा, तो उनके अधिक फॉलोअर होंगे। और ये एक तरह से मेरिट बेस पे था कि ऑब्वियसली आज हमने आपको हरा दिया, लेकिन कल आप हमसे अधिक ज्ञान प्राप्त करके आप हमें हरा सकते हैं। तो ये चीजें फिक्स नहीं था कि भाई एक बार जो हो गया वो हो गया, नहीं। आप कहीं भी है, ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने को सुप्रीम प्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू वैदिक टेक्स्ट द टर्म निषक एंड सतमान रेफर्स टू। तो निषक और सतमान जो ये रेफर करते थे, वो आपके होते थे क्वाइंस, ये सिक्के को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट है,
आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन इकोनॉमी। तो मौर्य इकोनॉमी, मौर्यन व्यवस्था, देखो आप मौर्यन जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया और अशोका द ग्रेट, अशोक महान के टाइम में ये अपने पीक पे पहुंचा। तो मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो स्लेवरी वाज अब्सेंट ड्यूरिंग द मौर्यन रेन बट इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मौर्यन टाइम में भी आपका ये था, ठीक है, गुलामी, गुलामी यानी कि स्लेवरी था। और ये जो एक लैंड होता था सीता लैंड, तो सीता लैंड पे जो स्टेट एग्री कृषि करती थी, जो राज्य था, जो साम्राज्य था, जो राजा थे, वो कृषि करवाते थे। और वहां उसमें तो देखो जो भी खेती है, तो सीता लैंड पे खेती जब होगा तो उस खेती में मजदूर चाहिए, तो वही जो स्लेव्स थे वो उस पर वर्क करते थे। तो देखो यदि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो गया। इसलिए आप, यही इसकी ब्यूटी है कि आप देखोगे कि सम टाइम वन स्टेटमेंट आपको कंफर्म हो गए तो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और चीजों को जानो या ना जानो। अब सेकंड है, द यूज ऑफ करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। हाँ सही है, क्योंकि मौर्य टाइम में देखो सेकंड अर्बनाइजेशन बुद्धा के टाइम में बुद्ध ने बोला कि जो भी है आपका इकोनॉमी जो है, आप कर सकते हो, आप ब्याज पे पैसे लगा सकते हो, आप एक दूसरे से ले सकते हो। कहीं ना कहीं जो आपके व्यापारी वर्ग थे, जो उन लोगों ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने का एक यही तरीका था कि पहले जो था, जो पैसे का लेन देन और किसी को कर्ज देना और उस पर ब्याज वसूलना, ये एक तरह से ना अपराध टाइप का माना जाता था, कि मीन्स धार्मिक अपराध टाइप का। लेकिन फिर उसके बाद बुद्ध ने जब अलाउ कर दिया तो ये मौर्यन टाइम भी चलता रहा। देयर वॉज रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। हाँ ये भी सही है। देखो कहीं ना कहीं जब आप लार्ज एम्पायर बनाते हो, क्योंकि आप देखोगे कि मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जब आप लार्ज एम्पायर बनाते हो तो उसके लिए आपको सेटल्ड एग्रीकल्चर और सेटल्ड इकोनॉमी चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू धम्मा। तो धम्मा के संबंध में कह रहा है कि फाउंडेड बाय अशोका, धम्मा वाज ए न्यू रिलीजन बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। नहीं, ये गलत है। धम्मा जो था एक किसी पार्टिकुलर धर्म पे आधारित नहीं था, ये एक तरह से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था कि समाज में हमें किस ढंग से बिहेव करना है, हमें अपने बड़ों से किस ढंग से बिहेव करना, हमें एनिमल बीइंग से भी प्रेम करना है, हमें जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल और ये सारी चीजें। बुद्ध देखो, बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद नो डाउट जो अशोक थे वो शांति प्रिय हो गए, लेकिन ये जो धम्मा उनका था वो बुद्धिज्म पे आधारित नहीं था। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो अब आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब देखेंगे, अब सारा दारोमदार एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास बच रहा है 4 पे। तो कह रहा है कि सम रॉक्स एडिक्ट्स मेंशन द फीचर्स ऑफ धम्मा। हाँ, बहुत सारे जो शिलालेख हैं उसमें धम्म की विशेषताओं का उल्लेख है। तो 4 जब स्टेटमेंट सही है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब ये और भी देख लेते हैं। इट लिस्ट आउट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू बी प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल। सही है कि आपको पब्लिक को, आम पब्लिक को इसको फॉलो करना चाहिए। आप अपने को बड़े को सम्मान करना चाहिए, जो भी है प्राणी मात्र से आपको प्रेम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट। हाँ सही है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द राइज एंड सक्सेस ऑफ मगधा अमंग द महाजनपदा। तो हम जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 महाजनपद में आप देखोगे कि मगध, कोसल, ये आपका उज्जैनी, ये सारे जो थे आपके, तो वो प्रतापी हुआ करते थे। तो फाइनली जो है मगध जो है विक्टोरियस इमर्ज हुआ। तो उसके कारण थे कि इसके पास ब्रॉड रिसोर्स बेस यानी एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड था, उसके बाद पास में मिनरल रिसोर्सेस और जंगल थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से हाथी वगैरह ये लोग पकड़ लेते थे, उसको युद्ध में वॉर एलिफेंट्स। फिर उसके बाद आयरन का वहां साउथ बिहार में आयरन मिल गया तो उससे वेपन अच्छे बनाने लगे। तो ब्रॉड रिसोर्स बेस, मिलिट्री मशीनरी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, इनके तीनों के कारण जो है मगध जो है वो बहुत बड़ा रूप में इमर्ज हुआ। ठीक है, तो ये इसका डी हो जाएगा आंसर। सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है, which of the following groups of a script or language appear in on अशोका inscription। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से आपके लैंग्वेज या स्क्रिप्ट होते इमर्ज हुए। तो प्राकृत, अरमियाइक एंड ग्रीक, ये हो जाएगा। देखो
प्राकृत में दोनों आपका आ जाता है, जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी एंड खरोष्ठी दोनों आ जाता है। संस्कृत नहीं था तो देखो संस्कृत इसमें भी है, और तमिल, तमिल भी नहीं था, और यहाँ भी देखोगे आपका संस्कृत, तो संस्कृत और तमिल नहीं था, तो आपका प्राकृत, अरेमियाइक एंड ग्रीक, तो प्राकृत में आपका ब्राह्मी एंड खरोष्ठी दोनों शामिल हो जाता है, तो 8 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है 6th सेंचुरी बीसी में दोनों एग्जिस्टेंस में आया। इनफैक्ट जैनिज्म देखोगे तो बहुत पुराना है, क्योंकि आपके ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर थे, बाद में लास्ट में, लेकिन जो जैनिज्म का मेन डेवलपमेंट हुआ, जो मेन ग्रोथ हुआ, मेन विकास हुआ, वो आपके महावीरा यानी कि 24th तीर्थंकर के समय में हुआ, और बुद्धा भी उनके कंटेम्पररी थे, उनके समकालीन थे। तो ये कह रहा है कि कौन सा फीचर, जो कौन सी विशेषता है जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों में कॉमन था, तो यूसेज ऑफ लैंग्वेज टू कॉमन पीपल। हाँ, जो साधारण लोग बातचीत करते थे उस लैंग्वेज का उपयोग किए, और जो ब्राह्मणिज्म था वो संस्कृत पे था, तो संस्कृत जो है था वो इलीट वर्ग के लोग यूज करते थे, तो उसको समझ में नहीं आता था, और लोअर लेवल के पीपल को संस्कृत के श्लोका और ये सारे जो वेद वगैरह सुनने का अवसर भी नहीं दिया जाता था। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, मॉडरेट मेथड ऑफ अटेनिंग साल्वेशन, नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो बुद्धिज्म तो मॉडरेट मेथड को एडॉप्ट करता था, यानी कि जो बुद्धा का मध्यम मार्ग था, लेकिन जैनिज्म जो था एक्सट्रीम पेनांस, यानी कि कठोर तपस्या करता था, कि अपना शरीर को सुखा लिए, भूखे रहना से लेकर के कोई भी चीजों को इंजॉय उस ढंग से नहीं करना, लेकिन बुद्धा ने क्या किया, मध्यम मार्ग को फॉलो किया, तो सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट है, नन बिलीफ इन सोल एंड रिवर्थ। देखो सोल रिवर्थ में तो दोनों बिलीव करते थे, लेकिन सोल में जो था आपका जैनिज्म जो था वो सोल में बिलीव करते थे, लेकिन बुद्धिज्म जो था वो उस सोल में बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता था, जैनिज्म करता था। जैनिज्म इन द सेंस ये कहता था कि जो लिविंग बीइंग है उसमें तो सोल है ही है, नॉन लिविंग बीइंग में भी, यानी एक पत्थर है, एक स्टोन है, उसमें भी आत्मा है, सोल है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, पैट्रोनेज बाय इन्फ्लुएंशियल किंगडम। हाँ देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के जो मेन पैटर्न थे, जो मेन आपके प्रोपाउंडर थे, महावीरा और बुद्धा, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं किंगडम से बिलोंग करते थे, हाई इलीट क्लास से बिलोंग करते थे। तो इनफैक्ट देखोगे मगध वगैरह के जो साम्राज्य थे वो इनके रिलेटिव में पड़ते थे, तो इस वजह से इनको पैट्रोनेज मिला, यानी कि इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली राज्यों का इनको संरक्षण मिला, और बुद्धिज्म को ज्यादा मिला, तो इस वजह से वो ज्यादा फैला। तो ए और 1 और 4 ओनली सही है। नेक्स्ट, which of the following cities of the Indus Valley civilization is are located on the bank of Indus River, यानी सिंधु नदी के किनारे पे कौन से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी हैं वो लोकेटेड है। तो देखो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो इंडस वैली पे है, लेकिन लोथल जो है, लोथल गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो हमारा 1 और 2 ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, the Harappans, consider the following statements. Harappans did not use metallic money but possessed necessary raw materials for all commodities they produced. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हड़प्पन नो डाउट मेटालिक मनी का यूज नहीं करते थे, तो पहला पार्ट तो सही है, लेकिन दूसरा है बट पोसेस नेसेसरी रॉ मटेरियल्स फॉर ऑल कमोडिटीज दे प्रोड्यूस, नहीं सारे मटेरियल्स, जो सारे रॉ मटेरियल्स वो अपने उनके पास नहीं था, इनफैक्ट वो बार्टर सिस्टम के द्वारा एक्सचेंज करते थे। यानी बार्टर सिस्टम में क्या है कि हम कोई भी गुड्स दिए और उसके बदले में दूसरा गुड्स लिए, तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। तो ये लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, तो नो डाउट मेटालिक मनी यूज नहीं करते थे, लेकिन इनके पास जो था सारे कमोडिटी उपलब्ध नहीं थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पन न्यू द यूज ऑफ व्हील। हाँ हड़प्पन जो है पहिए का उपयोग जानते थे, हाउएवर कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वेयर नॉट इन यूज इन हड़प्पा, नहीं ये कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वेयर यूज्ड, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका नीदर 1 नॉर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एडवेंट ऑफ आर्यन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब समाप्त होता है उसके बीच में कुछ गैप होता है, उसके बाद देखोगे आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी आर्यन इन्वेजन भी उसको कह सकते हो।
तो उसमें क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल टू प्ले अ पार्ट इन आर्यन लाइफ वाज द हम्प्ड बुल। नहीं, ये गलत। हम्प्ड बुल जो था वो यानी यूनिकॉर्न उसको बोलते थे। तो यूनिकॉर्न जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बट आर्यन लाइफ में हॉर्स जो था, घोड़े जो थे, वो अहम भूमिका अदा किए। जो घोड़े के जो ट्रेस हैं, जो घोड़े के अवशेष हैं, हॉर्स के अवशेष जो हैं, रिमेन्स हैं, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसका पाया जाना ये कहीं भी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस। बट स्टिल प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाया है जिसको कि प्रूव किया जा सके। लेकिन जो आर्यन लाइफ था तो वो हॉर्स हॉर्स के आने के कारण जो इनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया और उन्होंने यहाँ के लोगों को हरा दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, हॉर्स था। नेक्स्ट, द ऋग वेदा इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। हाँ ठीक है, देखो 4 वेद है, उसमें से ऋग वेद जो है सबसे पुराना है, उसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। बाद के जो लेटर वैदिक पीरियड में जो आपके और तीनों वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना किया गया, लेकिन ऋग वेद जो है वो सबसे पुराना है और सबसे जो अर्लीस्ट है आर्यन का वो डॉक्यूमेंट। और वो जो वेद है उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, यानी कि ये किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं बट गॉड के द्वारा ये लिखा गया, बोला गया, यानी कह सकते हो। जैसे विष्णु पुराण में आप देखोगे तो वो कहा जाता है कि विष्णु ने चारों वेदों की रचना करी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज अवेस्ता हैज सिमिलरिटीज विद द ऋग वेदा ऑफ आर्यन। हाँ, जो ईरान है तो ईरान का जो जिंद अवेस्ता उसको बोलते हैं या अवेस्ता, तो उसमें जो है ऋग वेदा से सिमिलरिटी मिलता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये चीजें है कि जो आर्यन का है वो ये ईरान वगैरह क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था और वहां से बहुत सारी चीजें उनकी जो थी वो मिलती थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following statements about the rise of Jainism and Buddhism is correct? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के संबंध में कहता है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है। देखो, कैवाल्य इज अ टर्म यूज्ड फॉर परफेक्ट नॉलेज इन बुद्धिज्म। नहीं, ये जैनिज्म में था। जो कैवाल्य यानी कि जो कैवाल्य को प्राप्त हो गया उसे जीन कहा जाता था, तो वो जैनिज्म में था। सेकेंड स्टेटमेंट, वर्धमाना महावीरा एंड गौतम बुद्धा डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मणा। हाँ सही है, दोनों ने ब्राह्मण के जो वर्चस्व थे, वो जो उनके बिलीफ थे कि ब्रह्मा से सारे वर्ण पैदा हुए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो हुए हैं उनके सोल्जर से हुए हैं, और जंघा से आपके वैश्य से हुए हैं, और पैरों से शूद्र हुए हैं। तो उन्होंने बुद्ध और जैनिज्म ने दोनों ने, महावीर और बुद्ध ने दोनों ने उसको खारिज कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जैनिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गलत है। जैनिज्म ने गॉड को रिकॉग्नाइज किया लेकिन उन्हें जीन से नीचे रखा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ कंडेम्ड द वर्ना सिस्टम। नहीं, बुद्धिज्म ने वर्ना सिस्टम को कंडेम्ड किया लेकिन जैनिज्म ने नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, which of the statement given below is incorrect? कौन सा गलत है? तो बाण भट्ट रोट अ बुक कॉल्ड हर्षचरिता। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन के लाइफ पे रिलेटेड जो था वो हर्षचरित लिखा, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन दैट ऑफ गुप्ता। हाँ, हर्षवर्धन जो था वो उसका जो था, फ्यूडल का मतलब है कि जो अधिक सामंती यानी छोटे छोटे जो सामंत थे उनके पास अधिक पावर था, यानी डिसेंट्रलाइज था। जो सेंट्रल कमांड था वो रिलेटिवली लूज था कि आप जरूरत पड़ने पे हम सेना आपकी लेंगे, अदरवाइज आप अपने में इंडिपेंडेंट हो। तो छोटे छोटे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपने में इंडिपेंडेंट थे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रेन। हाँ इनफैक्ट सही है। देखोगे प्रयाग में हर्षवर्धन जो थे वो हर 5th ईयर में अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग्स था उसको डोनेट करते थे, और एक बार प्रयाग में बहुत बड़ा आयोजन जो था ह्वेनसांग के सम्मान में भी आयोजित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, नालंदा वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ हिनायन बुद्धिज्म ड्यूरिंग हर्षाज एज। नहीं, ये हिनायन की जगह यहाँ महायान हो जाएगा। तो देखो, तीन के तीनों स्टेटमेंट ऊपर का सही है, यहाँ हिनायन की जगह महायान हो जाएगा। महायान बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था, सबसे फेमस लर्निंग सेंटर था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
with reference to the beads found in the Indus Valley civilization, consider the following statements. beads का मतलब एक प्रकार का मोती होता था, तो beads were made of अस्टियटाइट and lapis lazuli. तो दे अस्टियटाइट होता था एक साबुन बनाने का जो पत्थर, साबुन जिससे देखोगे अभी जैसे एक तरह से ना मिट्टी का ही मिक्स वो है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का एक पत्थर है, तो वो अस्टियटाइट का होता था। और लापिस लजूली जो होता है वो सिल्वर टाइप का, चांदी के जैसा होता है। तो इसमें जो आपका क्या है कि बीड्स जो है वो अस्टियटाइट और लापिस लजूली दोनों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है द फैक्ट्रीज ऑफ बीड्स वेयर फाउंड एट राखीगढ़ी एंड लोथल। नहीं, ये लोथल में तो था लेकिन राखीगढ़ी नहीं, चनहुदड़ो में था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो द फैक्ट्रीज ऑफ बीड्स वेयर फाउंड एट चनहुदड़ो एंड लोथल, तो ये ओनली वन सही हो गया, यानी कि ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट स्तूपा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Events from the life of Buddha, the Jataka stories were depicted on the railings and gates of the स्तूपा। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। जो बुद्धा का प्रीवियस लाइफ है उससे संबंधित जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं में है कि बुद्धा ने डिफरेंट 24वां ये जन्म 24 बुद्ध के जन्म हुए, और कुछ इनफैक्ट जो है वो फ्यूचर बुद्धा भी हैं कि फ्यूचर में भी जन्म लेंगे। तो देखो महावीर के 24 तीर्थंकर, महावीर 24वें तीर्थंकर थे, तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो बुद्धिज्म ने भी स्टोरी क्रिएट किया कि बुद्ध के भी 24 अवतार हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द सांची स्तूपा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नहीं, ये एक्चुअली आपका जो है अशोका ने बनवाया था, 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने बनवाया था, और 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और देखोगे जो आपका शाहजहां बेगम और जहान बेगम जो थी भोपाल की जो मल्लिका थी, उन लोगों ने इम्प्रेस थी, उन लोगों ने उसको मरम्मत फिर करवाया था, उन लोगों ने उसे पैसे दिया। तो ये गलत है, ये अशोका के टाइम में 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया था, और ये 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। तो स्टेटमेंट ओनली 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बेस्ट डिस्क्राइब डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। देखो हड़प्पन कल्चर का यहाँ कहीं ना कहीं बेस्ट हमको रीजंस सेलेक्ट करना है। तो फ्लड एंड अर्थक्वेक, देखो मे बी फ्लड वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजन। इनफैक्ट एक जो मोहनजोदाड़ो मूवी देखोगे यदि, तो उसमें फ्लड जो है रीजन दिया हुआ है, लेकिन हम एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट अर्थक्वेक वगैरह का प्रॉपर पता नहीं चल पाया अभी तक, प्रॉपर एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, हाँ ये यही हमारा आंसर होगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस में यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन, ये इसमें सारे फैक्टर्स आपके कंसीडर हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस रिवर, देखो ये भी वन ऑफ द रीजन था, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट में इसमें सारे आपके कंसीडर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बारबेरियन इन्वेजन। नहीं, देखो यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो समाप्त आपका होता, उसके अच्छा खासा दिन बाद, एक गैप के बाद जो है आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हम इस वजह से इस फैक्ट को भी स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन, ये आपका सी जो है वन ऑफ द रीजन है, लेकिन जो एग्रीगेट आपका ओनली वन को आंसर आपका सेलेक्ट करना है, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है collection of Buddha's teaching canons divided into 3 sections. Which of the following are correct regarding Buddhist canon? तो देखो सूत पीटक contains rules of monastic discipline. नहीं, ये जो था मोनास्टिक डिसिप्लिन ये विनय पीटक में था, और जो सूत पीटक में था ये रिलीजियस डिस्कोर्स एंड सेइंग ऑफ बुद्धा। तो ये दोनों है इंटरचेंज हो गया है, तो दोनों का दोनों ये दोनों गलत हो गया। जातक टेल्स इज अ पार्ट ऑफ सूत पीटक, हाँ ये सही है, तो ओनली 3 ओनली हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो मींस द माउंड ऑफ द डेड, विच अदर हड़प्पन साइट्स नेम गिव्स द सेम मीनिंग। यानी जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो ये सेम मीनिंग किससे संबंधित है, तो ये लोथल का भी जो मीनिंग होता है वो आपका मृतकों के टीले से सिमिलर होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following elements were used during the Indus Valley civilizations। तो यानी कि जो कौन कौन से मेटल्स थे, एलिमेंट इन द सेंस की मेटल आप इसको समझो, तो आपके जो थे कॉपर थे, ठीक है, ब्रोंज थे, सिल्वर थे, और इनफैक्ट गोल्ड भी थे, लेकिन आयरन नहीं था। आयरन देखोगे
जब आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है उसके बाद गंगा वैली में जो सेकंड अर्बनाइजेशन जो होता है उस टाइम में ये स्टार्ट होता है। तो 3 नहीं होगा, तो 3 जिसमें नहीं है आप उसको 3 वाले को एलिमिनेट कर दो, तो आप ये तीनों को एलिमिनेट कर दो, तो आपका डी में ही है 1, 2 एंड 4। तो ये 20 क्वेश्चन इसके हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस और डिस्कस कर देंगे, तो आपका एंशिएंट समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप एक बार फिर से जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, जो लेक्चर है, उसको देखो और उस चीज को समझो। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।